संघर्षों के साए में इतिहास हमारा पलता है। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। देश में सबसे अधिक युवा आबादी वाले राज्य बिहार में विधानसभा चुनाव है। एक ऐसे समय में जब दुनिया के कई देशों में युवाओं ने सरकारें बदल दी हैं, बिहार विधानसभा चुनावों में युवाओं का मन क्या कहता है, युवाओं के मुद्दे क्या कहते हैं, पेश है इसी पर श्वेत पत्र। हम बिहारी हैं, बिहारी। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। डरेगा, बिहारी डरेगा। जेन जी भी मैदान में है, मिलेनियल भी मैदान में है, जेन एक्स भी तैयार है। बेबी बूम जनरेशन का दावा भी दिख रहा है। बहुरंगी राजनीतिक विरासतों वाला बिहार चुनाव के रंगों में पूरी तरह रंगा है। हर दल की हर एक वोट पर निगाहें, क्योंकि चुनाव में हर एक वोट जरूरी होता है। लेकिन पिछले कई चुनावों से आंकड़े स्पष्ट करते हैं कि जहां नौजवानों ने अपने मत का दान दिया है, सरकारों के रास्ते वहीं से निकले। युवा को क्या चाहिए? युवा को सरकार से एजुकेशन चाहिए, सप्लाई एजुकेशन चाहिए, और बिहार में जॉब करने के लिए फैक्ट्रियाँ होनी चाहिए, ऑफिस होनी चाहिए। युवा के मन में क्या है कि बस विकास चाहिए हरियाणा गांव में। एनडीए को भी उम्मीदें हैं युवाओं से। महागठबंधन का दारोमदार भी इन्हीं पर टिका है। पीके की रणनीति भी युवाओं के इर्द गिर्द घूम रही है। सबका सपना युवा वोट हो अपना। तेजस्वी ने जो घोषणाएं की उसको जो है 17 महीने में पूरा किया। तेजस्वी की उम्र कच्ची है लेकिन जुबान पक्की है, तो हमको कोई प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं। ये बिहार की जनता जानती है कि जो तेजस्वी कह रहा है वो करेगा। क्या ये लोग बात करते हैं नौकरी की, रोजगार की, अपहरण उद्योग का ब्रांच ये हर गांव में खोलेंगे गलती सरकार सत्ता में आ गए तो। ये बिहार की जनता इनके झूठे वादों को, अफवाहों को अच्छी तरह भली भांति जानती है। इनके झांसे में नहीं आने वाली। जनता भाई समझदार है, वो ना नीतीश कुमार के 5,000 के सरकारी 10,000 के घूस से मानने वाला है, ना इनके झूठे वादे पे पड़ने वाला है। वो देखेगा कि इस बार कौन उनके बच्चों के लिए, बिहार के लिए बेहतर व्यवस्था बनाने के लिए काम कर सकता है, और वोट उनको पड़ेगा। बिहार की कुल आबादी में 58% युवा हैं जो जेन जी में आते हैं, यानी जिनकी उम्र 25 साल या उससे कम है। इतनी बड़ी संख्या होने के कारण युवा बिहार राजनीति के सेंटर पॉइंट बने हुए हैं। हर दल इस बड़े वर्ग को साधने में जुटा है। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। झूठ और फरेब में राजद और तेजस्वी यादव को महारत हासिल है। जनता देखती है आपकी साख, आपकी विश्वसनीयता आपके ट्रैक रिकॉर्ड पर निर्भर करती है, और जिसमें पूरी तरह से फिसड्डी तेजस्वी जी भी हैं और उनकी पार्टी भी। राजनीतिक दांव पेचों और वादों इरादों से अलग ये जानना जरूरी हो जाता है कि बिहार के युवा किसके साथ हैं। युवाओं के चुनावी मुद्दे क्या हैं? युवाओं को किसकी गारंटी पर भरोसा है? युवा किसे अपना नेता मानते हैं? क्या युवा इस बार होंगे गेम चेंजर? सरकार अच्छा लगता है कि नहीं? हाँ, अच्छा लगता है। अच्छा लगता है। कौन, नीतीश कुमार की लालू यादव का टाइम? मोदी अच्छा लगता है। अच्छा। क्या मोदी बहुत कुछ किया है देश के लिए कि बिहार के लिए? बिहार के लिए। बिहार के लिए। एनडीए का सरकार बनाना जरूरी है। हर एक वैकेंसी इतना ना निकाल दिया है कि युवा लोग बहुत खुश है।
बिहार की राजनीति को अगर पूरे देश के लोकतंत्र का जननी कहा जाता है तो इसमें हमेशा से ही युवाओं की भूमिका विशेष रही है। बिहार आंदोलनों के माध्यम से युवाओं ने देश की राजनीति को दिशा दिखाई है, लेकिन पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया, शिक्षा के प्रसार और जागरूकता ने युवाओं को बिहार के राजनीतिक विमर्श के केंद्र में ला दिया है। बिहार में नई स्किल ट्रेनिंग यूनिवर्सिटी, अन्य यूनिवर्सिटीज में सुविधाओं का विस्तार, नौजवानों के लिए युवा आयोग, हजारों युवाओं को पक्की सरकारी नौकरी का नियुक्ति पत्र, ये सब बिहार के युवाओं के बेहतर भविष्य की गारंटी है। सरकार बनने पर बिहार की बेहतरी और विकास के जश्न के रूप में हर घर को सरकारी जॉब दी जाएगी। जॉब यानी जश्न बिहार। और बिहार की जनता इस बार बदलाव चाहती है, परिवर्तन चाहती है। युवा आकांक्षाएं अब नाली, बिजली, सड़क तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये उनके लिए किसी भी राजनीतिक दल से न्यूनतम अपेक्षा है। आज के युवा शिक्षा, सत्ता और शासन में अपनी भागीदारी चाहते हैं, जिससे जातियों की गोलबंदी से अलग उनका एक नया वर्ग बना है। युवा जो ख्वाब देखता है और उसके लिए लड़ने की क्षमता भी रखता है। चुनावों की घंटी बज चुकी है और युवाओं ने मंथन शुरू कर दिया है। इस मंथन से जो निकलेगा वो बिहार की अगली विधानसभा का भाग्य विधाता तय करेगा। युवाओं और युवाओं के रोजगार का मुद्दा इतना महत्वपूर्ण है कि हर पार्टी उसको लेकर वादे कर रही है। नीतीश कुमार यह ऐलान करते हैं कि वो 1 करोड़ नौकरियां देंगे, तो तेजस्वी यादव की तरफ से कहा जाता है कि हर घर से कम एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे आंकड़ा बहुत बड़ा हो जाता है। पर अहम यह है कि जनता और युवा विश्वास किस पर कर रहे हैं। चुनाव 2 चरणों में होगा। 6 नवंबर और 11 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। 14 नवंबर को चुनावों के नतीजे घोषित किए जाएंगे। इसी के मद्देनजर चुनावी वादों की भरमार है, लेकिन एक मुद्दा ऐसा भी है जो हर गांव, हर घर, हर कस्बे, शहर और गली से जुड़ा है, मुद्दा बेरोजगारी का। जैसे तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि यहाँ पर हर घर से एक आदमी को सरकारी नौकरी मिलेगी। ये बोल रहे हैं। मिलेगी? हाँ, एकदम मिलेगी। विश्वास है? हाँ, विश्वास है। या फिर जो एनडीए कहती है कि हम कितना करोड़ बोल रही है, 5 करोड़, हाँ, वो दे सकते हैं कि ये दे सकते हैं? तेजस्वी बोल रहे हैं तो ऑफकोर्स देख सकते हैं। तेजस्वी दे सकते हैं? होता है, दे सकते हैं। अरे देगा नहीं। अरे न्यू कौन दे सकता है? तेजस्वी। तेजस्वी दे सकते हैं। तेजस्वी दे सकते हैं। दे सकता है। आपको क्या लगता है कौन दे सकता है? मैं कोई नहीं दे सकता है। मैं सब जुमलाबाजी है। दोनों नहीं दे सकते? दोनों नहीं दे सकते हैं। हाँ। मैं क्लियर का दावा के साथ बोल रहा हूँ। हाँ। हम लोग भी पढ़े लिखे बेरोजगार घूम रहे हैं। हाँ। ग्रेजुएशन बीएड कर घूम रहे हैं। हाँ, नहीं मिलेगा नौकरी, कोई नौकरी करके नहीं मिलेगा। सब जुमलाबाजी अपने चुनाव मुद्दा बना रहे हैं, हम आएंगे ये करेंगे वो करेंगे, कोई कुछ नहीं करेगा। बेरोजगारी चुनावों का सदाबहार मुद्दा है और इस बार इसको लेकर नेताओं के बीच वादों की होड़ मची है। ऐसे वादे किए जा रहे हैं जिन्हें पूरा कर पाना भी बेहद मुश्किल होगा, लेकिन चुनाव जीतना प्राथमिकता है। वादे हैं, वादों का क्या? ये तो तेजस्वी जी ने ऐतिहासिक घोषणा की है। 2020 में 10 लाख नौकरी का वादा था। इसके पहले तो कोई नौकरी रोजगार पर मुद्दे पर बात ही नहीं करते थे। ये तेजस्वी जी ने पूरे देश में एजेंडा सेट कर दिया, तो हर राज्यों में और देश के चुनाव में नौकरी की बात होने लगी। इस बार तेजस्वी जी ने ऐसा बाउंसर मारा है कि विरोधी चारों खाने चित हैं। सत्ता पाने के ललक में इतने व्याकुल हो गए हैं लोग, इस तरह की बात। अरे भाई, रोजगार देना प्राथमिकता है सरकार की, लेकिन इस तरह से बात करें, हर घर को रोजगार देंगे आप, कहाँ से कैसे कर देंगे? क्या है उसका मानक? एकदम नियम बना देंगे, योग्यता कोई नहीं चाहिए उसमें, पढ़ाई लिखाई स्कूल कॉलेज बंद कर देंगे। जब हर घर को रोजगार आप देने की बात करते, ये व्यवस्थाएं चौपट करने का, ये इस तरह का प्रलोभन देना जो सीधा ये असंभव है। काम बोलिए, जो
जो पॉसिबल हो बोलिए। अब इतना लालच में अंधे मत हो जाए कि आप कुछ भी बोल देंगे। बिहार में बेरोजगारी की वास्तविक तस्वीर क्या है, पहले वो दिखाते हैं। पीरियोडिक लेबर सर्वे के अनुसार बिहार में 15 से 29 साल की उम्र के युवाओं में बेरोजगारी दर 2018-19 में 30.9% थी, जो 2017-18 के मुकाबले काफी ज्यादा थी। उस साल बेरोजगारी दर 22.8% थी। हालांकि साल 2023-24 में ये घटकर 9.9% रह गई है। यानी हालात में सुधार तो हुआ है, लेकिन राज्य के हर 10 में से 1 युवा अब भी बेरोजगार है और ये इस बार भी बड़ा चुनावी मुद्दा रहने वाला है। बेरोजगारी से निपटने के लिए बिहार सरकार ने कई स्किल बेस्ड रोजगार कार्यक्रम चला रखे हैं, लेकिन क्या ये पर्याप्त हैं? क्या बिहार के युवा इससे संतुष्ट हैं? कौन दे सकता है नौकरी? तेजस्वी यादव। तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार नहीं? नहीं, नीतीश कुमार नहीं, वो तो खुद पलटू राम है। नीतीश कुमार तो लाठी स्टूडेंट खा रहा है, स्टूडेंट्स पे लाठीचार्ज करवाने की नीतीश वजह कुमार से। के राज में तो स्टूडेंट सब पिटा रहा है। अभी आप देखिए पटना में बीपीएससी का कुछ दिन पहले हुआ था, कितना स्टूडेंट पिटाया, मार खाया। टीचर का भी वही हाल है, भर्ती वाला। हाँ, कौन दिला सकता है नौकरी, नीतीश की तेजस्वी? नीतीश कुमार के। नीतीश कुमार दिला सकते हैं। इसी तरह की एक योजना है जीविका योजना, जिसके तहत कुछ महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया जाता है और उनके खाते खुलवाए जाते हैं। इन खातों में ये महिलाएं कुछ रकम जमा करती हैं, जिसके आधार पर इन्हें लोन भी मिल सकता है और इस ग्रुप में ये जो प्रोडक्ट तैयार करती हैं, सरकार उन्हें प्रमोट करती है। लेकिन क्या ऐसी योजनाएं रोजगार जैसे मुद्दे का कोई हल हो सकती हैं? जब जीविका में घुसे ना, तो जीविका से हम लोग का बहुत कुछ बदलाव हुआ। मैं जैसे हमारे तो पति डेट कर गए थे, मेरा 3 बच्चा था। हम जीविका से लोन लिए और जो हम लोग को 10,000 रुपया मिला दीदी। आपको? अच्छा, 10,000 भी मिला? 10,000 रुपया मिला। उसमें ना सबको नहीं मिला है अभी। उसमें बाबू बोला ना कि मम्मी मेरे को ना एक जो पैसा वैसा निकासी उकासी का मशीन होता है, वो 7,000 तक से आएगा मम्मी, वो खरीद दो। तो वो हम उसको खरीद दिए और मैं एचने स्वास्थ्य विभाग से काम भी करती हूँ, जो हम लोग 1500 पर काम करते हैं। आज जीविका के देन है ना कि हम लोग को 7,500 रुपया हो गया है। परिवार तीनों बच्चा मेरा छोटा छोटा है, पढ़ता है, लिखता है। अब हम लोग का जीविका से बहुत आगे बढ़ चुके हैं। बहुत अच्छा बात है। जीविका योजना से बिहार में 1 करोड़ 40 लाख महिलाएं जुड़ी हैं। रोजगार के सवाल पर उनकी राय चुनावों के हिसाब से काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे यहाँ डेयरी चलता है। डेयरी पर जैसे किसान लोग होते हैं तो देहात में पहले लोग दूध देते थे ना, तो जैसे अगल बगल में देते थे या तो कहीं दुकान पे देते थे, तो वो अपना मनमानी रेट लगाता था। लेकिन जब हम लोग को जीविका से डेयरी के बारे में पता चला तो हम लोग डेयरी ले लिए। तो डेयरी जब लिए तो डेयरी पर हम लोग को मशीन मतलब पैसा लगा के डेयरी का मशीन खरीदा गया। उसमें पूरा फाइट, SNF, रेट सारा कुछ उसमें बता देता है। अच्छा, उसमें हम लोग क्या करते हैं, कोई ठगी नहीं, कोई मिडिल मैन नहीं, कोई ठगी नहीं, कोई मिडिल नहीं। वहाँ साक्षात दिखता है काहे कि किसान कितना दूध लेके आ रहा है, हम उसमें केन में डालेंगे, वो भी दिखता है कि किसान भी देखता है कि हमारा इतना दूध है और इतना SNF आया है, इतना फाइट आया है, उसी के हिसाब से रेट लगता है। नीतीश सरकार ने 2006-2007 में जीविका योजना शुरू की थी। अब ये महिलाओं की बड़ी चेन बन चुकी है। खास तौर पर ग्रामीण इलाकों में महिलाएं इससे जुड़ी हैं, जिसे नीतीश कुमार की बड़ी ताकत माना जाता है। नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की गई है, जिसमें हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। जिन महिलाओं को रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी मिलेगी। चुनावों की घोषणा से पहले रोजगार के सवाल को ध्यान में रखते हुए एनडीए सरकार ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना शुरू की, जिसके चलते 1 करोड़ महिलाओं के खातों में एक तय रकम डाली गई। ये रकम किसी कुटीर उद्योग को शुरू करने में मदद के रूप में शुरू की गई। इसको लेकर महिलाओं का रुख क्या है? इसे महिलाएं क्या मानती हैं, चुनावी स्टंट या रोजगार की दिशा में एक सशक्त कदम? जीवन ऐसे था पहले या बदल गया है आप लोग को जीविका से? चेहरे का मुस्कान बता रहा है सबका एकदम। किस किस को मिल गया है 10,000? आवेदन तो सबने किया होगा, कितने को मिल गया है अभी तक? नहीं तो कितने को मिला है वो हाथ उठाइए। आप लोग को मिल गया है, जिनको नहीं मिला है अच्छा वो लोग हाथ उठा दीजिए। जिसको नहीं मिला है आप लोग को क्या बुलाया अभी इंतजार करने के लिए? कारण ये है मैम, थोड़ा किसी का नाम थोड़ा
गलत हो जाता है। तो इसकी वजह से वो छानबीन में लगा है। ऐसा बात नहीं है, सारे दीदी लोग को पैसा धीरे धीरे करके आ जाएगा। हाँ, ऐसा बात है। दरअसल बिहार में बेरोजगारों में अनपढ़ लोग नहीं बल्कि पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं। आंकड़ों के अनुसार जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं उनमें बेरोजगारी दर सिर्फ 0.8% है, लेकिन ग्रेजुएट्स में बेरोजगारी 14.7% है। इसके अलावा जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएट या उससे ज्यादा डिग्री है उनमें बेरोजगारी दर 19% तक पहुंच गई है। आंकड़ों से स्पष्ट है कि बिहार में बेरोजगारी पढ़े लिखे डिग्री डिप्लोमा होल्डर्स के लिए बड़ी समस्या है और इनमें बड़ी संख्या युवाओं की है। ये मुद्दा कितना असर डालेगा चुनावों पर, ये नतीजों के विश्लेषण से पता चलेगा। अभी तो सियासत जारी है। युवा किसी भी राज्य के हो, पहचान एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है और उसी से जुड़ जाता है मुद्दा पलायन का भी। पलायन बिहार की समस्या आज से नहीं है। दशकों से बिहार के युवा मजबूर हैं दूसरे राज्यों में रोजगार की तलाश में जाने के लिए। नीतीश कुमार दावा करते हैं कि उनके कार्यकाल में पलायन का जो दर है वो घटा है। हम आपको वास्तविक स्थिति दिखाते हैं। पलायन का मुद्दा राजनीतिक से अधिक सामाजिक और भावनात्मक है और ये मुद्दा कोई आज का नहीं है। सरकारें कोई भी रही हो, पलायन का मुद्दा बिहार के विकास के आंकड़ों को मुंह चढ़ाता ही रहा है। अब जब विधानसभा चुनाव सर पर है तो फिर पलायन के मुद्दे पर रस्साकसी चल रही है। जब बिहार में जंगल राज आया तो ये पलायन और ज्यादा बढ़ गया। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की। आरजेडी भी पलायन के मुद्दे पर नीतीश सरकार को लगातार निशाने पर ले रही है। 11 साल अब 20 साल क्या किए? पलायन रोके कि पलायन बढ़ाए? वो आप लोग विश्लेषण कीजिए। नीतीश कुमार 2 दशकों से अधिक के अपने शासनकाल में पलायन की समस्या को दूर करने के पूरे हिसाब किताब के साथ भविष्य के वादे लिए मैदान में खड़े हैं। तो हम लोगों ने अब आगे के लिए तय कर दिया, अगली बार के लिए 5 वर्ष में 1 करोड़ युवाओं का नौकरी और रोजगार दे दिया जाएगा। ये सब काम करवा रहा है। इतना सारा काम करवा रहा है, पहले कोई काम होता है। प्रशांत किशोर भी जन स्वराज की स्थापना के लिए बिहारी प्राइड को जगाने की कोशिशें कर रहे हैं और इसके लिए पलायन का मुद्दा उनकी भी प्राथमिकता में है। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि बिहार में फैक्ट्री कब लगेगी। प्रधानमंत्री ने ये नहीं कहा कि पलायन कब रुकेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि आपको एगो नया ट्रेन देंगे सहरसा से, ताकि आपका बच्चा मजदूर बनकर गुजरात जाए। तो भैया लोगों से आपने सुना, हम लोग अगर वोट दे रहे हैं तो हम लोग को फैक्ट्री बिहार में चाहिए, हम लोग को ट्रेन और बस नहीं चाहिए। पहले हम लोग को फैक्ट्री चाहिए, रोजगार चाहिए, पलायन बंद होना चाहिए, उसके बाद ट्रेन और बस देखा जाएगा। बिहार के नौजवानों के बीच ये मुद्दा चुनावी दलों से नाराजगी, समर्थन, उम्मीदों, आकांक्षाओं के हिसाब से कितना असर रखता है, ये इन चुनावों का एक महत्वपूर्ण पहलू साबित होने जा रहा है। आज तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार या बीजेपी के जितने नेता हैं वो रोजगार और पलायन की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव आते थे तो सांप्रदायिक ताकतों की बात करते थे और भाजपा आती थी तो जंगल राज की बात करती थी नीतीश कुमार को मुखौटा बना के। लेकिन प्रशांत किशोर जब से आए हैं एक चीज तो उन्होंने बिहार में कर दिया है कि मुद्दों की राजनीति उन्होंने करना सिखा दिया है। एनडीए और महागठबंधन पलायन के लिए एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। पलायन करवाने का काम 2005 के पहले के सरकार ने किया था और अब जो लोग पलायन किए थे उस समय में आज अपने गांव में दरभंगा में हवाई जहाज से उतर रहे हैं। अब 15 तारीख को पूर्णिया में हवाई जहाज से उतरेंगे और अपने गांव में आकर के अब अच्छा मकान बना रहे हैं और गांव में जो है अपना रहने का अब सोच रहे हैं जो लोग 2005 के पहले पलायन किए। ये समस्या बहुत जटिल है और वो इसलिए है कि बिहार का औद्योगिकरण हुआ ही नहीं। हमारे मोदी जी और हमारे नीतीश जी जो भी दावा करें कि बिहार की स्थिति, बिहार का सुधार हुआ है, लेकिन हकीकत ये है कि कोई पूंजी निवेश नहीं हुआ है
और जिस राज्य में उद्योग नहीं लगेगा, कल कारखाना नहीं लगेगा, लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा, उसकी कभी उन्नति नहीं हो सकती है। कांग्रेस भी इन चुनावों में कई अन्य मुद्दों के अलावा पलायन के मुद्दे को प्रमुखता से पकड़कर चुनावी वैतरणी पार करने की कोशिश में है। कांग्रेस ने काफी पहले से कन्हैया कुमार को पलायन रोको रैली के माध्यम से बिहार की जनता के बीच उतार दिया था। इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारभूत संरचना की भारी कमी है, खास करके शिक्षा के क्षेत्र में। तो स्वाभाविक रूप से जब शिक्षा नहीं होगी, रोजगार नहीं होगा, सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, तो लोगों को अपना घर बार छोड़ करके दूसरी जगह पलायन करना पड़ेगा। और आप बिहार के किसी भी इलाके में जाएं, चाहे आप दरभंगा, मधुबनी जाएं, ये वो एरिया है जहां से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। 2011 की जनगणना के अनुसार देश के 34 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 74.54 लाख प्रवासी बिहार से थे। राज्यसभा में दिए गए एक उत्तर के अनुसार 26 जुलाई 2024 तक देश भर में 29.83 करोड़ से अधिक असंगठित श्रमिकों, जिनमें प्रवासी मजदूर भी शामिल हैं, जिन्होंने पोर्टल पर पंजीकरण कराया है। इनमें से बिहार राज्य में 2.9 करोड़ से अधिक श्रमिक पंजीकृत हुए हैं। विश्वास तो हमें नीतीश जी पे ही है, तेजस्वी जी पे तो विश्वास है ही नहीं। जो हमारे बिहार का ही है, संपत्ति का घोटाला कर दे, वैसे व्यक्तियों पर हम कैसे विश्वास कर सकते हैं? तो सरकारी नौकरी का वेट नहीं किया? जनरल कास्ट के हैं तो नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा, नहीं मिल सकता, नहीं मिल सकता। जनरल कास्ट के हैं तो नहीं मिल सकता है, आप लोगों को ऐसा लगता है? आम जनता के बीच भी पलायन एक मुद्दा है, क्योंकि ये अन्य राज्यों में सीधे पहचान से जुड़ता है। आज का बिहारी युवा पहचान के प्रति कितना जागरूक है या मौजूदा सरकार के प्रयासों से कितना संतुष्ट है, इसका चुनावों पर खासा असर पड़ेगा। बिहार के शेक्सपियर कहे जाने वाले भिखारी ठाकुर ने 113 साल पहले विदेशिया नाम से एक नाटक लिखा था, जिसमें पलायन के दर्द को दर्शाया था। बिहार में आज भी ये नाटक बड़े चाव से देखा सुना जाता है, लेकिन 113 साल बाद भी ये प्रमुख मुद्दा है, तो सोचने वाली बात है। चौदह लाख ऐसे वोटर हैं बिहार में जो पहली बार वोट डालेंगे, और ये फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत निर्णायक होते हैं। उनके मन पर किस बात का असर है, कितने पुराने तक की बातें उन्हें पता है। अगर नीतीश कुमार की तरफ से जंगल राज की बात की जाती है तो उनके मस्तिष्क में उसकी छवि कैसी है। अगर तेजस्वी एक बेहतर भविष्य का उन्हें सपना दिखाना चाहते हैं तो क्या वो सपना देखने को तैयार हैं। ये फर्स्ट टाइम वोटर्स हर एक सीट पर बहुत निर्णायक होते हैं। जेन जी की क्रांति की चर्चा दुनिया के कई देशों में सुनने को खूब मिल रही है। अब यही जेन जी जनरेशन के 14,01,000 मतदाता पहली बार वोट करेंगे। स्पष्ट है कि जेन जी वोटर्स बिहार चुनाव की नई तस्वीर बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले हैं। अभी तो सोच रहे हैं कि तेजस्वी जी ही आए। अच्छा, नीतीश कुमार जी बहुत दिनों से हैं, लेकिन कुछ परिवर्तन नहीं लग रहा है। कौन होगा बढ़िया सरकार? अब जो है चिराग पासवान है, चाहे आरजेडी में कोई है। चिराग पासवान पसंद है? हाँ, अच्छा काम कर सकते हैं। काम अच्छा करते हैं। बीजेपी ऑलरेडी बीजेपी क्यों? वही सरकार है, अपन काम कर रही है तो वही। बीजेपी मोदी की वजह बताए, एनडीए मोदी की वजह से या नीतीश कुमार की वजह से? नीतीश और एनडीए गठबंधन रहेगा तभी दोनों तो, पसंद हाँ, है। दोनों पसंद। पिछले कुछ बार के चुनावों का ट्रेंड बता रहा है कि बिहार में नजदीकी मुकाबले अधिक होते हैं और जीत का अंतर घटता जा रहा है। ऐसे में फर्स्ट टाइम वोटर्स पर हर राजनीतिक दल की निगाहें। अगर फर्स्ट टाइम वोटर्स का विधानसभाओं में असर देखा जाए तो ये हर विधानसभा में औसतन 5700 की संख्या में है। 2020 के विधानसभा चुनावों में 56 सीटें ऐसी थीं जहां फर्स्ट टाइम वोटर्स की औसत संख्या 5765 थी, जो जीत के अंतर से ज्यादा थी। तेजस्वी से ही उम्मीद है। अब की नया सोच नई सरकार के साथ उनसे ही हम लोग अब उम्मीद रखते हैं। इनसे तो उम्मीद नहीं है, अब तेजस्वी से उम्मीद है। अब उन्हीं को वोट करना है। कोई और सरकार आनी चाहिए, अभी कांग्रेस को हटना चाहिए। कांग्रेस विधायक को हटना चाहिए या नीतीश सरकार को? विधायक को हटना चाहिए। विधायक से नाराजगी है। इस बार पहली बार वोट करने वालों की संख्या 2020 के 11.17 लाख से बढ़कर
14.01 लाख हो गई है, लेकिन ये अब भी 2015 के 24.13 लाख के आंकड़े से काफी कम है। जेन जी का दुनिया देखने का अपना अलग नजरिया होता है। रील्स, मीम्स उनके लिए जीवन का एक हिस्सा है और उनकी राय का पार्ट भी। चुनावी सहभागिता को लेकर क्या है उनके मन में, ये सिर्फ उनका मन ही जानता है। युवाओं का पिछला वोटिंग पैटर्न देखना भी दिलचस्प है कि किस तरीके से और किन मुद्दों को लेकर उनके विचार बनते हैं, बदलते हैं, और उनके वोटिंग के पैटर्न से सरकारें बनने बिगड़ने पर कितना असर पड़ता है। स्मार्टफोन से लैस, इंटरनेट के एक्सपर्ट, सोशल मीडिया के चैंपियन, ये बिहार की धरती की वो कौम है जो बिहार की किस्मत तय करने का दम रखती है। यह है बिहार का युवा। आंखों में रोजगार और बेहतर शिक्षा के सपने लिए बिहार की लगभग 40% आबादी इसी श्रेणी में आती है। इनके वोट राज्य की राजनीतिक कहानी को एक नया मोड़ दे सकते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की 58% से ज्यादा आबादी 25 साल से कम उम्र की है, यानी करीब 1,04,28,356 लोग इसी श्रेणी में आते हैं। और ये वो आबादी है जो चुनावों में निर्णायक भूमिका निभाती है। नौकरी कौन दे सकता है, तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी दे सकते हैं। विश्वास है ये? हाँ, विश्वास है। क्या कौन दे सकता है? तेजस्वी। हमको लग रहा है नीतीश दिला सकते हैं। पहले विधानसभा चुनाव में युवाओं की भूमिका बड़ी थी। 2020 के चुनावों में युवाओं का मतदान लगभग 55% रहा, जो राज्य के औसत 57.05% से थोड़ा कम है, लेकिन उनका प्रभाव बड़ा था। बेरोजगारी और पलायन जैसे मुद्दों ने लोगों का ध्यान खींचा, जिससे पार्टियों को अपने चुनाव अभियान भी बदलने पड़े। 2020 में तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को मुख्य चुनावी मुद्दा बनाया। आरजेडी का नारा था, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौकरियां। तेजस्वी ने इसे अपने प्रचार का केंद्र बनाया और बार बार दोहराया, जिससे युवा वर्ग में उनकी लोकप्रियता बढ़ी। शुरुआती दौर में एनडीए की तरफ से बेरोजगारी पर उतनी चर्चा नहीं की गई, लेकिन जब आरजेडी का बेरोजगारी वाला मुद्दा जोर पकड़ने लगा, तब बीजेपी ने अपना संकल्प पत्र जारी किया, जिसमें उन्होंने 19 लाख रोजगार देने की बात कही थी। 2020 के विधानसभा चुनावों को युवाओं के वोटों की नजर से देखा जाए तो पता लगता है कि 18 से 29 साल के युवा वर्ग में 37% ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि 36% ने एनडीए को। इस आंकड़े को पुरुष वर्ग और महिला वर्ग में बांटें तो पता चलता है कि 18 से 29 साल के पुरुष मतदाताओं में 39% ने महागठबंधन के पक्ष में वोट डाला, जबकि 33% ने एनडीए के पक्ष में। वहीं 18 से 29 वर्ष की महिला वोटरों में से 36% ने महागठबंधन के पक्ष में और 40% ने एनडीए के पक्ष में वोट किया। – 2025 की कहानी भी अलग नहीं है। युवा जागरूक हैं, अपने अधिकारों की बात करते हैं और अपने मताधिकार की ताकत जानते हैं। 5G नेटवर्क के जमाने में सस्ते डेटा प्लान के साथ बिहार के 60% से ज्यादा युवा मतदाता व्हाट्सएप, यूट्यूब और एक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। वो सिर्फ राजनीतिक भाषण ही नहीं सुन रहे, बल्कि बहस भी कर रहे हैं, मीम्स भी बना रहे हैं और जवाबदेही की मांग भी कर रहे हैं। यही कारण है कि इस साल भी सभी पार्टियां युवाओं को अपने अपने वादों से लुभाने की कोशिशों में लगी हैं। जब हम युवाओं की बात कर रहे हैं तो हम हर एक उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो 18 साल की आयु सीमा को पार कर चुका है और जो इस बार वोट डालेगा। इनमें वो महिलाएं भी आती हैं जो सरकारी लाभार्थी हैं, जो जीविका के जरिए जुड़ सकती हैं, अपने परिवारों की देखरेख कर सकती हैं, आत्मनिर्भर बन सकती हैं। बिहार का सबसे बड़ा वोट बैंक युवा। साल 2011 की जनगणना के अनुसार 18 से 23 साल की आबादी में बिहार देश में तीसरे नंबर पर है। मतलब अगर कोई भी पार्टी बिहार जीतना चाहती है तो पहले युवाओं का दिल जीतना पड़ेगा। लेकिन युवाओं के लिए किसकी क्या तैयारी है? नीतीश कुमार की जेडीयू की क्या योजनाएं हैं? आरजेडी के वादे क्या हैं?
प्रशांत किशोर की पार्टी युवाओं को लेकर क्या सोचती है। नीतीश कुमार का वादा है कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरी देंगे। बेरोजगारों को हर महीने 1000 रुपए भत्ता देने की घोषणा भी कर चुके हैं। 35% आरक्षण महिलाओं को, 10,000 मेगावाट सोलर एनर्जी, इंटर्नशिप में 4 से 6,000 रुपए, ब्याज मुक्त एजुकेशन लोन। ये सभी वादे नीतीश कुमार युवाओं से कर रहे हैं। सीएम साहब के वादे तो बहुत हैं, लेकिन जमीन पर क्या हुआ, ये युवाओं का सीधा सवाल है। सरकारी नौकरी करना है या अपना कुछ काम करना है? सरकारी नौकरी करना है। कौन यहाँ पर नौकरी दिला सकता है? सब वादा कर रहे हैं करोड़ों नौकरियों का। नीतीश ही दिला सकते हैं। नीतीश ही दिला सकते हैं। हाँ। पर तेजस्वी कह रहे हैं कि हर घर में 1 को देंगे कम से कम। संभव लग रहा है? संभव कहाँ से है? नहीं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव ने बेरोजगारी को अपना सबसे बड़ा चुनावी हथियार बना रखा है। तेजस्वी का दावा है कि सत्ता में आए तो हर परिवार में 1 नौकरी देंगे। तेजस्वी सत्ता में आएगा तो जो भी बेरोजगार युवा जिसके पास डिग्री है, सबके हाथ नौकरी और रोजगार होगा। कोई ऐसा बिहारी भाई बहन नहीं छूटेगा, सबके हाथ काम होगा। नीतीश की तरह तेजस्वी भी वादों की झड़ी लगाए हुए हैं। 200 यूनिट फ्री बिजली, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, महिलाओं को माई बहन मान योजना के तहत 2,500 रुपए महीना। लेकिन ये भी तय है कि युवाओं का भरोसा अब सिर्फ घोषणाओं से नहीं, बल्कि रोजगार के अवसरों से बनेगा। अब किसी को लगातार सत्ता दीजिएगा तो फिर अपना मनमानी करने लगता है। जैसे विद्यार्थी के साथ अभी क्या हो रहा है, कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। कितना भी प्यार से आंदोलन करे, सरकार जब जब डरती है पुलिस को आगे कर देता है। सरकार बढ़िया चलाई है, एनडीए सरकार बढ़िया है, लेकिन बदलाव जरूरी है। हाँ, हम लोग को रोजगार दी है। अब जब हम लोग को रोजगार दिया, लेकिन हम लोग को शमीरा पे दिया, हम लोग चाहते हैं कि उसको वो परमानेंट कर दे। युवाओं के लिए कांग्रेस के पास भी वादों का झोला है। ईबीसी, ओबीसी, एससी, एसटी को 50% आरक्षण, महिलाओं को हर महीने 2,500 रुपए, 25 लाख तक का फ्री मेडिकल इंश्योरेंस, 200 यूनिट फ्री बिजली। पीके राजनीति के मैदान में भले ही नए खिलाड़ी हों, लेकिन वादे वो भी बड़े बड़े कर रहे हैं। 15 साल से नीचे बच्चों को फ्री एजुकेशन तो 60 साल से ऊपर वालों को पेंशन, और सबसे बड़ा वादा, पहले घंटे में ही शराबबंदी खत्म करेंगे। हर पार्टी युवाओं से वादे कर रही है। मुद्दे एसआईआर जैसे भी जरूर हैं, लेकिन 2025 के चुनाव में रोजगार, सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं ने प्राथमिकता ले ली है। युवा वर्ग कैसा नेतृत्व ढूंढता है? किस तरीके के लोगों को वो मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहता है? नीतीश कुमार से कितने युवा कनेक्ट होते हैं? जनसुराज के प्रशांत किशोर की ओर कितने युवा देख रहे हैं जो एक नई सोच लेकर आए हैं? तेजस्वी यादव जो कि स्वयं युवा हैं, उनकी ओर कितने लोग देख रहे हैं? ये समझना भी बहुत दिलचस्प है। एक तरफ अनुभवी नीतीश है, दूसरी तरफ चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर, और तीसरी तरफ लालू की विरासत के संवाहक तेजस्वी यादव। युवाओं के दिल में कौन है? एनडीए की सरकारी फिर जरूरत है। हाँ। क्योंकि अब हर क्षेत्र में डेवलपमेंट हो रहा है, नौकरी का भी, अब फैक्ट्रियां भी बैठ रही हैं, धीरे धीरे सब चीज सही हो रहा है। वह लोग काफी मतलब उत्सुक है कि रोजगार बल्क मात्रा में डेवलप। तो कौन कर सकता है, तेजस्वी की नीतीश? तेजस्वी तो फिलसफी है। अच्छा, क्या सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं। नीतीश कुमार 2 दशक से बिहार की राजनीति का दूसरा नाम, बिहार की राजनीति की धुरी। 20 सालों से नीतीश जिधर, सरकार उधर। बिहार में नीतीश माने तजुर्बा, ठहराव और सिस्टम पर गहरी पकड़। बिहार को अपहरण, डकैती, बूथ लूट, हत्या के जंगल राज से निकालकर सुशासन के टैगलाइन से जोड़ने का श्रेय। सारा काम हुआ है और कितना बढ़िया काम हो रहा है। यहाँ तो हम लोग शुरू से करते रहे, हम लोग तो कुछ नहीं किया, एक तरह से काम किया और लड़कों को भी किया, सब तरह से कर दिया और कर ही रहे हैं हम लोग पूरे तौर पर। लेकिन अब हम लोगों को केंद्र का भी सहयोग मिल रहा है। आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ रहा है। दूसरी तरफ है तेजस्वी यादव, बिहार की राजनीति में जुझारू नेता की छवि बनाते हुए। तेजस्वी बनने वाला है। उनकी रैलियों में भीड़ और जोश दोनों है, लेकिन क्या ये भीड़ वोटों में भी बदलेगी?
इस बार खेल में एक और खिलाड़ी है, प्रशांत किशोर, यानी राजनीति के पीके। कभी नीतीश के सलाहकार रहे, अब उनके सियासी प्रतिद्वंदी हैं। पीके खुलकर कह रहे हैं बिहार को रीसेट करने की जरूरत है। तारीखों का ऐलान हुआ है, अब ये क्लैरिटी हो गई है कि बिहार की बदहाली के अंत की शुरुआत 14 नवंबर को होने जा रही है। 6 तारीख को और 11 नवंबर को बिहार की जनता के कंधों पर ये जिम्मेवारी है कि आइए एक बार जाति, धर्म, नाली गली, मंदिर, मस्जिद, 5 किलो अनाज से ऊपर उठकर अपने बच्चों की पढ़ाई और रोजगार के लिए, पलायन बंद करने के लिए, भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए वोट देना है। अगर जनता ने 6 को 11 को इसके लिए वोट दिया तो 14 तारीख को बिहार में एक नए युग की शुरुआत होगी। बिहार चुनाव की घोषणा से बहुत पहले से ही प्रशांत किशोर लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। मकसद साफ था कि वो अपने लिए विधानसभा में बढ़िया राजनीतिक जमीन तैयार कर सकें। युवाओं का दुख सबसे बड़ा प्लान है। जो सरकार प्लान पर बात करेगी, आज तक तो शुरू से नीतीश कुमार का राज रहा बिहार में, जहां तक तो हम देख रहे हैं, लेकिन प्लान पर कोई काम नहीं किए। स्टूडेंट को पढ़ाई करने के बाद भी जॉब नहीं मिल पाता, तो ज़्यादा उस क्षेत्र में ज़्यादा विकास की जरूरत है। उम्मीद है कि रोजगार देंगे वो। नेताओं के लिए चुनाव की घड़ी है तो बिहार के युवाओं के लिए भी चयन की परीक्षा है कि वो किसे चुनते हैं। बिहार के युवाओं ने अलग अलग समय पर पूरे देश को भी राह दिखाई है। इस बार उनका किरदार कैसा रहता है बिहार विधानसभा चुनावों में, इस पर भी सबकी नजर है। अभी के लिए श्वेत पत्र में इतना ही। पंकज शर्मा और कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन और हितेश कुमार के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।